जहां से राजन नाईक के पुत्र बहू और बाकी लोग लड़ रहे हैं, राजन नाईक के जो विश्वासु लोग उतर रहे हैं, वहां से बहुजन विकास आघाड़ी ने ठंडे ये उम्मीदवार दिया, कमजोर उम्मीदवार दिया है। जहां पे उमेश नाईक जी खड़े हो रहे हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के ठंडे उम्मीदवार है या हारने वाले उम्मीदवार है। जहां पे नीलेश देशमुख जी लड़ रहे हैं, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी के ठंडे उम्मीदवार है। जहां पे पंकज देशमुख लड़ रहे हैं, वहां पे बहुजन विकास आघाड़ी के ठंडे उम्मीदवार है। तो ऐसा क्यों है? तो मुझे ऐसा लग रहा है मतलब सेटलमेंट करके, हाँ, और प्रोफाइल है, प्रोफेशनल है, लेकिन जो वोटर्स हैं इनके दम पे थे। मुस्लिम समाज के वोटर, मुस्लिम माइनॉरिटी का जिलाध्यक्ष था उसके दम पर थे, वहीं मारवाड़ी समाज के लोग अपने लीडरों के दम पर थे, उत्तर भारतीय समाज भी अपने लीडरों के दम पर था। एकाएक ये फैसला आने के बाद ये सारा दमखम टूट जाएगा। ऐसे में हजारों वोटर यहाँ के बिखर जाएंगे। अगर वोटर बिखरते हैं तो नुकसान पार्टी का होगा, लेकिन इन सारे नुकसानों का भविष्य में अगर बीजेपी को यहाँ से सीटों को लेकर के नुकसान पहुंचता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार नालासोपारा के विधायक राजन नाईक और नाला और वसई की विधायिका स्नेहा पंडित होंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये दोनों की मिली जुली है। इन दोनों ने मिलजुल के एक थाली सजा के इस तरह से हाथ में जाके दे दिया बहुजन विकास आघाड़ी के कि आप जीत जाइए। क्योंकि अगर आप देखेंगे न्यूज़ लाइव द सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव में फारूक शाह। और कल रात में एक खबर मैंने चलाई थी जिसमें एडवोकेट नेहा दुबे जी ने वो बातें कही थी जो आज तक कोई सोचा ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को दम भरने वाली, और जब चुनाव विधानसभा का हुआ था तो विधानसभा के चुनाव में इन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया था, जो मोटिवेशन किया था लोगों के अंदर, जो जोश भरा था, वो थी नेहा दुबे। और नेहा दुबे ने इस पार्टी के लिए जो मेहनत की है वो सोशल मीडिया पर आप जाकर इनके प्रोफाइल में देख सकते हैं। लेकिन आज इनको टिकट न मिलने का कारण क्या है, रीजन क्या है, और आखिर पार्टी के पदाधिकारी चाहते क्या है, इस पर हम इनसे बात करेंगे। स्वागत है इंकलाब न्यूज़ में। सबसे पहले मैडम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो कल अपने शब्दों को सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं, आपने सपने में सोचा था ऐसा हो सकता है? एक्चुअली मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरा वो स्वभाव ही नहीं गिरगिट की तरह रंग बदलना। और मुझे ऐसा लगा था कि अगर कोई अपने बच्चे की कसम खा के बोल रहा है, या कोई किसी मरे हुए स्वर्गवास व्यक्ति की कसम खा रहा है, या उनकी यादों को याद करके अगर आपसे कुछ बात कर रहा है या कुछ वादा कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उसको वो चीज पूरा करेगा। मुझे नहीं पता था कि गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे। लेकिन विश्वासघात का समय करने का आपको मौका संभलने तक का नहीं दिया गया, यानी जब 3 दिन 1 दिन रह गया तब आपके सामने ये बातें रखी गई, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई रणनीति तो पहले से तय नहीं थी? इसमें और लोग शामिल तो नहीं थे? नहीं, देखिए, इसमें मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। मेरी नाराजगी दोनों विधायकों से है, नालासोपारा और वसई के विधायकों से, क्योंकि मुझे नालासोपारा के विधायक ने ये स्कीम दिया था कि आप जो है नगर पालिका का चुनाव लड़ना। नहीं तो मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं नगर सेवक का चुनाव लड़ूंगी, क्योंकि मेरा क्लेम विधानसभा पे था। और यही सोच के आज पिछले 15 साल से मैं 7 ऑफिस नालासोपारा विधानसभा में चालू की हूँ, खास करके नालासोपारा ईस्ट में। और वही मेरा चल रहा था, मेरी उसी की तैयारी चल रही है। मैंने पार्टी से 2018 से मैंने 2 बार टिकट भी मांगी थी नगर से विधानसभा की। और उसके अलावा जब ये चुनाव था 2024 वाला, तभी ये क्या नाम है आपके राजन नाईक जी ने मुझे कहा था कि मेरा उम्र हो गया है, आप मुझे टिकट लेने दो। और मैं मेरे बच्चे की कसम खा के बोलता हूँ, मैं जीतने के लिए ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और मैं बहुत ये हूँ, मैं सुरेश भाई, मतलब मेरे पिताजी का नाम लेके उन्होंने कहा था कि मैं सुरेश भाई के यहाँ पे सीए का काम तक किया हूँ। मैं सबसे सच बोलता हूँ, हमारे रिलेशंस की, मतलब सुरेश दुबे और उनके जो रिश्ते थे उसकी कसम खा के उन्होंने कहा था, मैं ईमानदारी से कहता हूँ जीतने के लिए लड़ रहा हूँ, ऐसा वैसा XYZ। उन्होंने कहा हुआ डायलॉगबाजी किया था, उन्होंने झूठ बोला था मुझे। फिर उन्होंने मुझे स्कीम दिया नगर सेवक की। पहले तो उन्होंने कहा था कि मुझे विधायक लड़ने दो, तो मैंने पार्टी में सिर्फ एक बार विधायक का टिकट मांगा, दोबारा मैं फॉलो करने गई नहीं। और मैंने उनको बाइक दे दिया कि हाँ भाई ठीक है, आप सीधे सीधे जाइए, टिकट लड़ लिए, हम आपके साथ हैं। उसके बाद भी हम धीरे धीरे प्रचार वचार कर रहे थे। लेकिन जब विवांता कांड हुआ, विवांता कांड के बाद सब सारे लोगों का मनोबल डाउन हो गया था, सारे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया था। और राजन नाईक खुद जब गायब हो गए थे तब हम लोग उतरे थे, मैं खुद उतरी थी। मैंने 35 बूथ पूरे नालासोपारा में लगाया था। और उसके बाद मैंने राजन नाईक को बार बार फोन करके पूछ रही थी, आप किधर है, लोगों का मनोबल टूट रहा है, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है, एटलीस्ट आप नहीं निकल पा रहे तो एटलीस्ट फोन पे लोगों का मनोबल बढ़ाओ कि मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, लोगों को मनोबल बढ़ाओ। क्योंकि कैसे कार्यकर्ता नहीं निकलेंगे, अपन ने इतना लड़ाई की, अपन लड़ाई हार जाएंगे अगर आप इस तरह से करेंगे। फिर बाद में अचानक राजन नाईक के भाई का फोन आया, उन्होंने मुझे कहा कि ये सारे टी-शर्ट जो है, एक है तो सेफ है वाला टी-शर्ट सबको बांटिए। और उन्होंने ऐसे बोल के मुझे 2-3 बोने टी-शर्ट दिया था। हम लोगों ने बूथ पे जाके बांटा।
मैंने 35 बूथ पे 350 लोगों को खड़ा करा के कैसे कैसे मतदारों को निकाल के, वोटरों को निकाल के लोगों का मनोबल स्ट्रांग किया। जहां झगड़ा हो रहा था वहां झगड़ा जाके सुलझा रहे थे, क्योंकि क्राइटेरिया हमारा ये था कि झगड़ा मारामारी नहीं करना है, कैसे भी शांति से वोटिंग कराना है, क्योंकि कैसा है कि उस वक्त जीतना जरूरी था। और वही सब सोच के हमने बहुत मेहनत किया। मतलब एक्चुअली विवांता कांड के बाद राजन नाईक भाग गए थे और हम लोग खड़े होकर, और जो उनके लोग थे कुछ, जो उनकी गिनती के 4-5 लोग जो उनके इर्द गिर्द घूमते थे, वो सब भाग गए थे। और उस वक्त मैं थी और मेरे जो लोग हैं, मेरे हस्बैंड थे शिव प्रताप सिंह, हम ही लोग जो है वो फील्ड पे थे और हम ही लोगों ने बाकी लोगों को खींच के निकाला। जो निष्ठावान कार्यकर्ता है उन लोगों को खींच के निकाला और हम लोगों ने कैसे कैसे वोटिंग करा और जीत गए। 24 तारीख की जीत होने के बाद, 24 नवंबर 23 से 24 नवंबर को उनकी जीत होने के बाद मेरा जन्मदिन 2 दिसंबर को रहता, तो उसका इन्विटेशन कार्ड देने मैं 27 या 28 नवंबर को उनके कार्यालय में गई थी। साथ में मैंने कहा कि चलो शुभेच्छा भी दे दूंगी कि आप जीत गए और मेरा बर्थडे का इन्विटेशन भी उनको दे दूंगी। तो मैंने उनको गई, मिली, तब उन्होंने मुझे स्कीम दिया कि आप नगर पालिका का इलेक्शन लड़ो, मैं आपके साथ हूँ और आपको नगर। तो मेरे दिमाग में नगर सेवक आप है नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं? तो बोले नहीं, राजनीति में ऐसा होता है कि जीत का एक तिलक लगना जरूरी होता है। अगर आप लग जाओगे तो पार्टी को भी लगेगा कि जीतने वाला कैंडिडेट है और पार्टी आपको चांस देगी। इस तरह का उन्होंने बहुत सारा स्कीम मुझे दिया। फिर उन्होंने मुझे दुहाई दी कि मैं 87 से लेके 89 तक आपके पिताजी का सीए का काम किया हूँ, भले मैं आपको ताई बोल रहा हूँ, लेकिन आप सुरेश भाई, मतलब मेरे पिताजी बोले आप सुरेश भाई की लड़की हो, उस नाते से आप मेरी बेटी समान हो, आप टेंशन मत लो, ऐसा वैसा करके उन्होंने मुझे विश्वास दिया। उन्होंने मुझे कहा कि आप नगर सेवक की तैयारी करो, तो और उन्होंने मुझे कहा कि आप वार्ड क्रमांक 22 से तैयारी करो, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को गिरा है और ये सबसे ज्यादा उत्तर भारतीय लोगों का वार्ड है, आप यहाँ रहोगे तो आप सेफ रहोगे। हमने कहा ठीक है। उसके बाद जब फॉर्म भरने का टाइम आया, इंटरव्यू का टाइम आया, तो मैंने उनको फोन करके पूछा, मैंने कभी फॉर्म भरना है, कहाँ भरना है, कहाँ पे कार्यक्रम हो रहे थे, तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं कैसे मेरे कोर्ट केस और बाकी चीजों में ज्यादा व्यस्त रहती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, तो बोले नहीं आपको भरने की जरूरत नहीं, आप तो फेस वैल्यू है भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ क्या लिए, आपका तो नाम का डंका बजता है, आपको कुछ भरने की जरूरत नहीं, पार्टी तो आपका नाम सुन के बोलेगी अरे नेहा दुबे, उनको तो ऐसे ही टिकट दे देना है। तो उन्होंने मुझे बोला आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं। मुझे ऐसा लगा कि भाई इतना बोल रहे हैं, भाई इतना चढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है सही बोल रहे हैं इतना। हाँ, और मैंने किया भी था इतना। और मुझे कसम से जीवन में कभी नहीं लगा था कि एक नगर सेवक के टिकट के लिए वो मुझे इस स्तर पे लाएंगे। इसका कारण क्या हो सकता है? मैं आपको बता रही हूँ ना। तो फिर इस तरह उन्होंने किया और ना उन्होंने मुझे इंटरव्यू देने दिया। बोले आप अगर इंटरव्यू दोगे तो इंटरव्यू लेने के लिए स्नेहा बैठी है वसई की विधायिका, उनका विरोध है आपको, तो वो आपको इंटरव्यू में फेल कर देगी। तो फेल होने से अच्छा आप 2 ही मत एब्सेंट रह जाओ। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब ये इंटरव्यू चल रहा था उस वक्त मैं एडमिटेड थी फलाह XYZ हॉस्पिटल में, मेरे पेट का भी ऑपरेशन हुआ है पिछले महीने। तो जब वो इंटरव्यू चल रहा था तभी मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मैंने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो ये सब चीज हुआ। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने मेरे को अचानक एक दिन उन्होंने यहाँ से डिक्लेयर कर दिया XYZ समाज का टिकट। तो मैंने बोला कि उनको फोन करके मैंने पूछा भाई आपने नागपुरे मैडम का टिकट कैंसिल कर दिया क्या? तो बोले क्यों? मैंने बोला आपने नागपुरे मैडम का टिकट कैंसिल किया, यानी आपने वो लेडी को टिकट दिया, वो समाज की लेडी को। तो उन्होंने बोला नहीं उनका टिकट तो कैंसिल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ, मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने बोला कि नहीं हो सकता है। तो मैंने बोला आपने मेरा टिकट काट दिया क्या? अरे ताई वो क्या है ना, स्नेहा दुबे आपका विरोध कर रही है। मैंने स्नेहा पंडित क्यों मेरा विरोध कर रही है, उनका क्या लेना देना है मेरे से? तो बोल रहे नहीं, वो बोल रहे आपको टिकट नहीं देना चाहिए, बाकी जिसको भी टिकट देना है दो। तो मैंने बोला अच्छा, तो फिर अभी आप मेरे को स्कीम, आप मेरे को क्या समझा रहे हो ये? फिर उन्होंने बोला नहीं ऐसा है वैसा है, उनका पति जो है पक्ष प्रवेश ले रहा है, उनका पति 22 नंबर से लड़ेगा, जो भी उन्होंने कहा ऐसा ऐसा। तो मैंने बोला कि अरे ये क्या चल रहा है, ये तो आपने मुझे पहले बोला नहीं। फिर उन्होंने मुझे समझा 1 वार्ड से 2 दुबे नहीं लड़ सकते, खास करके भाई बहन नहीं लड़ सकते। मतलब भाई वो मेरा भाई नहीं है, मैं खाली सुरेश दुबे की लड़की हूँ, बाकी दुबे परिवार से कोई लेना देना नहीं है ना, मुझे आप उनके साथ ऐड करो। तो उन्होंने बोला की नाही ताई ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। अच्छा मी थोड्या वेळात तुझ्याशी बोलतो, मी जर एका कार्यक्रमात बिझी आहे। मुझे लगा हो सकता है विधायक बिजी होंगे। उसके बाद से उन्होंने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। मैंने 3 बार उनको कॉल किया, उन्होंने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, ना उन्होंने आज तक मुझे कभी कॉल बैक किया। तो ये उन्होंने ऐसा किया, यानी इसका मतलब उन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदला। और मेरा टिकट उन्होंने आज 29 तारीख है, आज तक उन्होंने मेरे टिकट फाइनल नहीं किए। 5 चीजें मेरे सामने उभर कर आई है इन सारी बातों में। पहला तो ये आता है कि क्या ये योग्यता इनकी नहीं है, और अगर योग्यता की बात करेंगे तो उसका जवाब ये आता है कि इनका सोशल मीडिया ही काफी है। दूसरी बात, व्यक्तित्व की बात कहेंगे तो आपको बताते हैं दुबे मैडम को कौन नहीं जानता।
तीसरी बात ये करेंगे कि दुबे मैडम का प्रोफेशनल जो काम है वो है एडवोकेट का, और शायद एडवोकेट से भी जुड़े हुए हजारों लोग इनके साथ वसई तालुका में जुड़े होंगे। बिल्कुल। तीसरी बात करते हैं परिवर्तन संगठन में भी काफी लोग जुड़े होंगे। बहुत हजारों लोग जुड़े, 8,500 से ज्यादा लोग। 8,500 से ज्यादा लोग संगठन में शामिल हैं। अब इन सब बातों को, तथ्यों को जोड़ने के बाद क्या कोई भी राजनीतिक दल ऐसे लोगों को छोड़ना चाहेगी? तो यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या कारण हो सकता है। एक कारण तो इन्होंने बताया कि राजन नाईक साहब ने इनको बोल दिया कि आपके खिलाफ कोई विधायिका है जो नहीं चाहती कि आपको टिकट मिले और वो आपके विरोध में है। तो क्या ये दबदबा उनके ऊपर जायज है? ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या और कोई कारण हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर उन पर आरोप ये भी लगे हैं कि उन्होंने बड़ी बड़ी मोटी रकम की मांग की है लोगों से, ताकि जिनको इच्छुक उम्मीदवारी चाहिए वो इतना मोटी रकम दें। तो इन दोनों में से मैं जानना चाहूंगा कारण क्या हो सकता है। सबसे पहले तो किसी विधायिका ने नहीं, वसई की विधायिका है स्नेहा पंडित, विवेक पंडित की लड़की, उन्होंने मेरा विरोध किया है। उन्होंने कहा नेहा दुबे को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। अब मैं नहीं जानती हूँ कि ऐसा कौन सा उन्होंने ठेका लिया है मेरे खिलाफ कि उन्होंने ऐसा कहा है। रही बात आपने योग्यता की तो आप मुझे बताइए मैं किस हिसाब से योग्य नहीं हूँ, आप बताइए। चाहे जिनको बताना है बताइए, किसी भी उम्मीदवार को आप ले लीजिए। ना मेरे पे एक भी क्रिमिनल केस है, ना मेरे पे एक कोई भी सिविल केस है। एडवोकेट हूँ, मैं प्रैक्टिस करती हूँ। हजारों से ज्यादा लोग मेरे साथ कनेक्टेड है। परिवर्तन संगठन चला रही हूँ जिसके अंदर भी हजारों लोग मेरे साथ कनेक्टेड है। आज भारतीय जनता पार्टी में पिछले 11 साल से मैं सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में और पद के साथ मैं काम कर रही हूँ और लॉयल कार्यकर्ता की तरह काम कर रही हूँ। इलेक्शन में भी राजन नाईक जी का मैंने काम किया। पढ़ी लिखी हूँ, तेज तरार हूँ, लड़ने वाली जुझारू कार्यकर्ता हूँ। और सबसे बड़ा बात मेरे पे एक ये है कि मैं कभी जीवन में सेटल नहीं कर सकती और सेटल नहीं हो सकती, और ना कोई ऐसी ताकत है जो मुझे जीवन में सेटलमेंट कराने के लिए झुका सकती है। तो ये सारे क्वालिटी नहीं है। हाँ, एक क्वालिटी है, क्वालिटी ये है कि मैं भविष्य में आमदारकी का टिकट मांग लूंगी। ये डर नाला सोपारा और वसई के विधायक को है, और यही डर के वजह से उन लोग मुझे जो है यहाँ पे नुकसान पहुंचा रहे, क्योंकि उनको पता है कि आज अगर नगर पालिका में जीत गई तो आने वाले टाइम में ये और स्ट्रांग हो जाएगी, और नगर पालिका में आने के बाद तो और स्ट्रांग हो जाएंगे। तो उनको ऐसा लग रहा है कि फिर तो ये डायरेक्ट आमदार की मांगेगी, और अगर ये आमदार की मांगेगी तो उनका टिकट जो है कट जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो खड्डा किया है 1 साल में, वो खड्डा उनका वो तो उनको भरने नहीं दिया जाएगा। और जिस तरह से मैंने किसी चैनल पे देखा कि विधायक के बारे में लोग बोल रहे थे कि तुम कुछ भी कर लो, तुम कितना भी मीडिया में बोल लो, तुम 4 साल तक मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकते। तो फिर उनका जो अगर यही भाषा है, कहते हैं ना कि सत्ता के साथ सत्ता का घमंड आता है, तो अगर सत्ता का घमंड आया तो घमंड तो अच्छों का टूटा है, चाहे वो रावण हो, चाहे वो 35 साल वाला रावण हो, चाहे कोई भी हो, सबका घमंड टूटा है। तो इनका तो अभी 1 ही साल हुआ है घमंड हुए। रही बात 4 साल बाद तो विधानसभा लगेगा, तब दिखाएंगे क्या होएगा क्या नहीं होगा। एक कदम पीछे हट के आप और कदम आगे बढ़ाना चाहेंगी? नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगी। फिर मैं 4 साल तक बताऊंगी ना कि मैं क्या करूंगी। मतलब ऐसा है कि अगर आपने मेरा इस वक्त जीना हराम किया है, 4 दिन आप मेरा जीना हराम करोगे, 4 साल तक तो मैं हूं ना, और मैं यहाँ से छोड़ के तो जाऊंगी नहीं। इन्होंने जो बातें कही हैं उन बातों में भी अब 3 बातें सामने आई हैं। पहली बात इनकी जो आई है कि इनकी योग्यता की बात की जाए तो योग्यता पर आप कमेंट कर सकते हो कि क्या योग्य हैं या नहीं। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने एक बात कही है कि सीधा वसई तालुका की विधायिका, उन्होंने इनका विरोध किया था, और राजन नाईक साहब जो है जिनको इन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने वक्त रहते इनको धोखा दिया है। लेकिन अब मेरे सामने एक बात ये आती है कि सिर्फ नेहा दुबे अकेली नहीं है जो इस वक्त राजन नाईक से नाराज है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में बैठे अधिकारियों से, क्योंकि उत्तर भारतीय समाज भी बड़ी बुरी तरीके से जो है सोशल मीडिया पर बिफर चुका है, और वहीं लोग विरोध करना शुरू कर दिए हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो राजस्थानी समाज, मारवाड़ी समाज और फिर मुस्लिम समाज भी नाराज दिख रहा है, और ये खबर जंगल की आग की तरफ फैलते जा रही है। आप देख रहे हैं मैं फारूक साहब। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।